गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं जब आपकी क्लासेस होती है। और बहुत बार मैंने जब आपका वाइवा भी लिया था तो भी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने दोबारा लाया हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को ना भूलें और घर पे इस टाइप के क्वेश्चन को करते रहें। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये आपका लीनियर सिस्टम पे आपसे पूछा गया है। और आप जानते हैं जो लीनियर सिस्टम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होमोजेनियस सिस्टम और एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम। यदि आप अपने सिस्टम को यदि आप अपने सिस्टम को x प्लस बी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यदि b मेरा जीरो हो जाए, यदि b जीरो हो जाए तो जो ये सिस्टम होता है ये कैसे हो जाता है, होमोजेनियस सिस्टम। यदि b मेरा क्या हो, नॉन जीरो हो, तो ये कैसा सिस्टम बनता है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम। अब आप जानते हैं कि कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है, 3 इक्वेशन गिवन है, तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे a और b के बारे में पूछ रहा है वो कि फाइंड द ऑल पेयर्स ऑफ ए बी ऑफ रियल नंबर फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो आप जानते हैं कि किसी भी सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है। अगर सिस्टम मेरा होमोजीनियस हो तो ये ऑलवेज कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। इस कंडीशन में होमोजीनियस सिस्टम के पास ऑलवेज या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। बट अगर आपका नॉन होमोजीनियस कंडीशन हो तो ये तीनों पॉसिबिलिटी आपके पास होती है। अब वो आपसे यही पूछ रहा है कि ए बी की वो क्या क्या वैल्यू है जिससे आप डिफाइन कर सको कि उसके यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप का कोई भी सिस्टम आपके पास गिवन हो तो आप इसे कन्वर्ट कर दो एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए फॉर्म में। और x x इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स और a इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल्स एंड b इज द राइट हैंड साइड कॉलम मैट्रिक्स। तो आप जानते हैं अगर ऐसा है तो आप देखिए मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट। सपोज ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थर्ड है। तो मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करता हूँ कि मैं एक सिस्टम बना सकूं इस फॉर्म का। तो अगर आप यहाँ देखेंगे डियर तो यहाँ से मुझे आपको पहले इक्वेशन के पहले जितने भी कोएफिशिएंट हैं उसे पहले रो में लिख देते हैं। तो यानी 4 नहीं 1, जस्ट 1 3 1, जस्ट वेट। यहाँ पे पहले रो में आपका है डियर 1 3 एंड 0। सेकंड रो में कितना है, 4 4 a एंड 1। और थर्ड कितना है, 2 0 एंड 3। यस या नो। अब आपको पता हो कि अगर ऐसा कोई सिस्टम गिवन हो और अगर आपको इसका सॉल्यूशन करना हो तो मैंने आपको एक और मेथड बताया था कि इस सिस्टम को आप कन्वर्ट कर दो a कॉलन b। यस या नो। आप पहले इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए और इसके बाद कोशिश करिए इसकी क्या फाइंड करने का, रैंक फाइंड करने का। तो आप जानते हैं कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू, यदि रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, तो क्या कौन सी कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड, यदि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स इज लेस देन n हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और लास्ट होता है यदि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स, तो हम क्या कहते हैं डियर, नॉट इक्वल टू डायरेक्ट कहते हैं नो सॉल्यूशन। और अभी आपसे ये तीनों कंडीशन आपसे पूछा गया है कि आप इन तीनों कंडीशनों के बारे में मुझसे डिस्कस करिए कि आपका क्या आएगा। तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं सबसे पहले अपनी मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे डी है
मैं इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो देखिए डियर, तो मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूं, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखा। अब बी जो कॉलम है, मेरा बी कॉलम जो होता है, उसके एलिमेंट में लिख रहा हूं 1 1 0 एंड पी। अब आपको याद हो डियर कि जब भी ऐसा कोई गिवन मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो और आपको रैंक फाइंड करना हो डियर, तो अगर आपको याद हो, मैंने वहां पे आपको 3 मेथड आपसे डिस्कस करे थे। आप या तो ऐसा कुछ करिए कि आप इस मैट्रिक्स को आप कन्वर्ट करिए माइनर फॉर्म में, या सेकंड आप कन्वर्ट करिए नॉर्मल फॉर्म में, या थर्ड आप रैंक मेथड से क्या कर सकते हैं, रैंक फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो उसके लिए आपको पता है कि अभी मैं रैंक मेथड यूज करूंगा यहाँ पे डियर। तो उसमें क्या करते हैं आप, जो गिवन मैट्रिक्स है उसे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। अगर मैं इस गिवन गिवन मैट्रिक्स को, इस आर्गुमेंट मैट्रिक्स को अगर रिड्यूस करूंगा डियर, तो मुझे इस पे ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। सपोज ये मैट्रिक्स आपकी किसके बराबर है, मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ, ए आर्गुमेंट बी में, बी एक्चुअल में यहाँ आ गया है, तो आप इसे सी नाम दे दीजिए, स्मॉल सी, क्योंकि इस यहाँ ऑलरेडी आपके पास बी ऑलरेडी एक वेरिएबल आपको यूज कर चुके हैं। तो आप कोशिश करिए जब भी आप आर्गुमेंट मैट्रिक्स हो, तो जो भी आप एलिमेंट चूज करो वो मैच ना करे। ओके, तो अब इस पे आपने क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है। तो जैसे आप अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो देखिए डियर, अब आपको कोशिश करना है कि ये जो मैट्रिक्स है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, जिससे आपके पास रिलेशन मिल जाए ए बी में। ओके, तो अगर मैं इस पे लगाऊं डियर स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है कि पहला अप्लाई R2 पे मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूं। R2 पे मैंने ऑपरेशन लगाया डियर, R2 माइनस 4R1। ओके, और अगेन मैंने R3 पे अप्लाई करा, R3 पे एक और ऑपरेशन अप्लाई करा मैंने, R3 माइनस 2R1। जैसे ही मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, जैसे ही मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, तो देखिए डियर ये कैसे कन्वर्ट होता है। मैं यहाँ पे इसके जस्ट यहाँ पे लिख देता हूं कि ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा डियर, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इस फॉर्म में, स्वीट, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1। पहले रो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सिमिलर आएगा 1 3 0 1। अब सेकंड रो में आपने क्या करा, ऑपरेशन लगाया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे डियर, तो ये क्या आएगा देखना, 0। आपको करना है खुद से कि ये कैसे निकलता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, a माइनस 12 एंड 1। और इस साइड भी ऑपरेशन लगेगा, पूरे रोज पे ऑपरेशन लगेगा, तो -4। सिमिलरली लास्ट वाले में 0 माइनस 6 3 एंड यहाँ पे आएगा b माइनस 2। अगेन ऑपरेशन लगाऊंगा मैं इस पे। अब मेरा जो नया है इस पे कौन सा ऑपरेशन लगाएगा, मैं ऑपरेशन नीचे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो नेक्स्ट ऑपरेशन लगाया डियर मैंने R3 पे। कोशिश करना जो आपका एक बार 0 बन गया वो दोबारा नॉन जीरो ना बने। तो R3 पे मैंने ऑपरेशन लगाया डियर, R3 माइनस 3R2। जैसे ही मैं ऑपरेशन लगाऊंगा डियर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका अगेन देखना 1 3 0 0 a माइनस 12 और 1 a माइनस 12 हियर। नेक्स्ट 0 30 माइनस 3a एंड यहाँ पे बनेगा आपका 0 एंड इस साइड आएगा आपका 1 माइनस 4 एंड b प्लस 10। ये आपका बन गया। अब इसके बाद देखिए डियर क्या करना आपको, ये फॉर्म बना। फाइनली आपने कोशिश करा ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में
कन्वर्ट हो गया। अब आप देखते हैं डियर कि किसी मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। तो बेसिकली यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होता है कि रैंक मैट्रिक्स ए का, अगर मैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का रैंक मेरा सेम होने का मतलब है कि इस गिवन मैट्रिक्स की रैंक आर्गुमेंट मैट्रिक्स और इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक क्या होनी चाहिए, सेम। तो यही यहाँ से कंडीशन कहाँ बनेगी डियर, देखिए। तो कंडीशन कहाँ बन रही है, यहाँ से मैं कंडीशन बना रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन क्या था आपका, मेरा यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए डियर आपको याद रखना है जो 30 माइनस 3a है ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। यानी इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ से ये मीनिंग हुआ कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 3a इज नॉट इक्वल टू 30 और यहाँ से सेकंड क्या, इक्वल टू नॉट 10। यानी a की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, सेकंड b प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू माइनस 10। यानी b की वैल्यू क्या भी नहीं होनी चाहिए, 10 भी नहीं होनी चाहिए। तो जब a की वैल्यू 10 के बराबर ना हो, b की वैल्यू माइनस 10 के बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में डियर आपको याद रखना है कि जो आपका गिवन इक्वेशन होगा इसका क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। याद रहेगा, वो कंडीशन पूछेगा ए बी के किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन चेंज करके आपसे पूछ सकता है कि ए बी के किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक होगा या इनफाइनाइट। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब ए की वैल्यू 10 ना हो, बी की वैल्यू माइनस 10 ना हो। सिमिलरली इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, सेकंड कंडीशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सेम यही कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, जो भी है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, पर किससे लेस तो नहीं होना चाहिए, n से। n का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल। तो अभी देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3। अब इससे कम होने के लिए पक्का आर्गुमेंट मैट्रिक्स और मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक दोनों क्या होना चाहिए, सेम। यानी इसका मतलब है कि इस क्वांटिटी पे भी अगर मेरा 0 आ जाए, इस क्वांटिटी पे मेरा क्या आ जाए, 0 आ जाए, यहाँ पे 0 है डियर, और यहाँ पे भी मेरा 0 आ जाए, तो तभी पॉसिबल है। तो यानी ये मैंने अभी सॉल्व कर दिया, यानी यहाँ से ये मीनिंग निकला डियर कि यहाँ तब क्या हो जाएगा, रैंक टू बन जाएगा। तो इस कंडीशन में यानी ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, और बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -10। अब मेरा जो लास्ट केस है डियर, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब पॉसिबल होगा डियर, नो सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, नो सॉल्यूशन डियर, नो सॉल्यूशन कब पॉसिबल होगा, जब मेरा क्या हो डियर, एक की रैंक दूसरे की रैंक के सेम ना हो। तो यदि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है डियर, यदि मेरा यहां से ये मीनिंग निकाल सकते हैं हम, यदि मेरा क्या हो कि 30 माइनस 3a किसके बराबर हो, 0 के बराबर। तो यहां से एंड b प्लस 10 किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा डियर, जो रैंक ऑफ ए, यहां से ए की वैल्यू 10 पे और बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू -10 पे, कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे, तो यहाँ से रैंक ऑफ ए कितना निकलेगा, 2, और रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स कितना निकलेगा, 3। ओके, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन। ओके, तो आपको प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से राइट डाउन करना है, हाँ, और इससे रिलेटेड जितने भी आपको और क्वेश्चन मिलते हैं उन्हें और अच्छे से करना है। यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, और इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ट्राई करना है कि आप मिनिमम टाइम में ये क्वेश्चन कर सको। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।